हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, 17 फरवरी के दिन में शुरुआत करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। तो आप इन एमसीक्यूज़ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि इनमें से कौन सी ऐसे फसलें हैं जिनको एमएसपी मिलता है। देखिए, एमएसपी अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है व्हीट, डी हस्क्ड कोकोनट, सोयाबीन, पी और फिर ग्राम, चना, मटर, सोयाबीन, छिला हुआ नारियल। अब इनमें से बताना है कि कौन से इनमें से करेक्ट है। एमएसपी अभी आजकल बहुत न्यूज़ में है क्योंकि किसान जो है, फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमको एमएसपी दो, एमएसपी को लीगलाइज करो। देखो, इसमें से आप अगर ऑप्शन चूज करोगे तो व्हीट है, व्हीट तो होगा ही होगा। लेकिन आप इन ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ते हो तो यहाँ पे आप देखोगे पी, पी यानी कि मटर। तो मटर के ऊपर नहीं मिलता है, मटर को नहीं मिलता है, तो हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हमारा कैंसिल हो गया। बचा हमारा ऑप्शन ए और बी। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में 2 और 3 जो स्टेटमेंट है, 2 ऑप्शन दिया है, उसको हमें देखना है। क्या डी हस्क्ड कोकोनट पे मिलता है? डी हस्क्ड कोकोनट पे भी मिलता है। कोपरा यानी कि जो खोपरा, जो नारियल को छीलने के बाद जो अंदर से बचता है, उस पे भी मिलता है। और जूट के ऊपर भी मिलता है। तो ये 3 जो है वो कमर्शियल जो है क्रॉप्स है जिन पे मिलता है। सोयाबीन पे भी मिलता है और चने पे भी मिलता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 5 हो गया। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी कि CCEA ये डिसाइड करती है कि कितना एमएसपी किस फसल को मिलेगा। ठीक है, और सरकार ये गारंटी देती है, सरकार ये आजकल दावा करती है कि हम जो किसान की जो लागत है उसका जो 1.5 गुना रुपया देते हैं, मतलब 1000 रुपये पर क्विंटल किसी फसल को उगाने में लग रहा है पैसे, तो सरकार उसको 1500 देती है। और ये रबी और खरीफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये एमएसपी। ठीक है, अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये एमएसपी कि भाई हमको एमएसपी दो, लीगलाइज करो एमएसपी को, इस वजह से कानूनी जमा पहनाओ एमएसपी को। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली जो न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री के अंदर है? क्या नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, सिक्किम में? ये साक्टेंग जो बहुत अभी न्यूज़ में थी, तो इसका सही कौन सा ऑप्शन हो गया? सही हो गया इसका भूटान। इसको साक्टेंग को जो है हम मैप के थ्रू देखेंगे। देखिए, ये यहाँ पे हमारा भूटान हो गया, पड़ोसी देश हो गया, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना असम से, अरुणाचल से, यहाँ पे साक्तेंग है। चाइना का डिस्प्यूट है भूटान के साथ चल रहा है नॉर्थर्न एरिया और नॉर्थ पे, उत्तर और उत्तर पश्चिम के अंदर चाइना का भूटान के साथ जो है वो पंगा है। अब चाइना ने भूटान को लालच दिया कि भूटान, हे भूटान, तुम मुझे ये साक्तेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया दे दो और मैं तुम्हें ये जो नॉर्थर्न एरिया और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। चाइना चाहता है कि अरुणाचल के पास मैं कैसे ना कैसे आके बैठ जाऊँ। चाइना को अगर ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया मिल जाता है तो चाइना क्या करेगा कि मतलब अरुणाचल के पास आ जाएगा। चाइना तो अभी बोलता ही है कि तवांग यानी कि अरुणाचल का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो चाइना के अंदर है। तो चाइना एनी हाउ भूटान से चाहता है कि या तो कोई मतलब ऐसे दे दे, कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके कोई ये हमें कोई लैंड मिल जाए अरुणाचल के आसपास, या फिर हम भूटान को कोई लालच देके कर ले। तो ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भूटान के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम देखते हैं कि ये जारदोजी से रिलेटेड। देखिए, जारदोजी अभी बहुत न्यूज़ में था, बहुत सारे जो मेजर न्यूज़पेपर है उन्होंने कवर किया था। लॉकडाउन जैसा ही लगा तो इस जारदोजी से रिलेटेड जो काम करने वाले लोग थे उनकी जॉब मतलब नौकरी वगैरह चली गई, जो काम बहुत कम हो गया था। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जारदोजी में क्या होता है, लकड़ी के ऊपर कार्विंग होती है, लकड़ी के ऊपर जो है वो नक्काशी की जाती है। ठीक बात। सेकंड हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि इट हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। मतलब ये जारदोजी जो कला है वो भारत में ऋग्वेद के टाइम से चली आ रही है। ऋग्वेद मतलब आज से आप सोच के चलो कि कम से कम 3000 साल पहले, इस तरीके से। ठीक है, 1500 BC, 3000 3500 साल पहले। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? तो कंप्यूटर जी कौन सा इसमें करेक्ट होगा? कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। देखो, जारदोजी जो है वो उसमें लकड़ी पे काम नहीं किया जाता है। जारदोजी में क्या होता है, जो कपड़ा है, जैसे कोई सिल्क का कपड़ा है या कोई मान लीजिए वेलवेट है, उसमें कोई चांदी या सोने का काम किया जाता है। मतलब चांदी के वायर, बहुत पतले पतले सोने का अगर कोई वायर होगा तो उससे उसमें जो है वो एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वगैरह जो है वो की जाती है। सेकंड इसमें दिया है कि ये एग्जिस्ट करता है ऋग्वेदा के टाइम से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में जो ये जारदोजी जो कला है वो ऋग्वेद के टाइम से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसको मेनली जो प्रमोट जो किया वो मुगल जो डायनास्टी के जो रूलर थे,
जो मुगल वंश के जो शासक थे उन्होंने इसको ऋग्वेदा को बहुत जो है वो समर्थन इस जारदोजी कला को जो है उन्होंने बहुत समर्थन दिया। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ पे जारदोजी का बहुत अच्छा काम होता है, लखनऊ में, फरुखाबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, यहाँ पे इवन जो लखनऊ की जो जारदोजी है उसको तो जीआई जो है वो टैग भी जो है वो मिला हुआ है। ठीक बात। ये यहाँ पे आप कपड़े देख सकते हैं, सिल्क के कपड़े पे या वेलवेट के कपड़े भी इस तरीके से जो है वो गोल्डन वायर या फिर चांदी वगैरह से जो है वो थोड़ा काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से दिया है। आप में से जो लोग भी एनवायरनमेंट की पढ़ाई करते हैं, कोई भी बुक से आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे आप ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में तो आप पढ़ते ही हो। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इस GEF या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को लॉन्च जो है वो 2007 के अंदर लॉन्च किया गया था। UNEF, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और UNEF ने इसको किया था। सेकंड बोला है कि ये जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे निपटने के लिए ये कुछ ग्रांट, अनुदान, सहायता, पैसे वगैरह देता है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? यहाँ पे सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट होगा कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, एक टाइप से ये फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। मतलब अब कल क्लाइमेट चेंज से हमें टैकल करना है, जलवायु से परिवर्तन जो हो रहा है उसको हमें रोकना है, तो क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए ना, कोई नई टेक्नोलॉजी तकनीक लाएंगे तो पैसे तो चाहिए, तो पैसे के लिए कोई फंड वगैरह तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो ये उसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये बात है इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको 2007 के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है 1992 जब अर्थ समिट जब हुई थी रियो डे जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील के अंदर जब वो समिट हुई थी उस टाइम इसको किया गया था। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसको 1992 में रियो डे जेनेरियो में किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि ये SDSN का काम है कि दुनिया भर में जो साइंटिफिक और जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, जो हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं, उनका यूज़ करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करें, सतत विकास को जो है वो प्रमोट करें। ये इसका SDSN का काम है। दूसरा है कि भाई ये SDSN जो है वो UN के साथ काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम करता है, जो मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF हो गया, ठीक है, वैश्विक मुद्रा कोष जो है, या प्राइवेट सेक्टर और जो सिविल सोसाइटी उसके साथ काम करता है। तीसरा है कि ये जो है वो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको पैसे देता है, कुछ लोन देता है, सॉफ्ट लोन देता है, अनुदान देता है, ग्रांट देता है, जिससे कि वो लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तो कंप्यूटर जी ने बोला है फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, थर्ड जिसमें गलत हो गया। देखिए ये SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम से क्लियर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सॉल्यूशन चाहिए, उसका नेटवर्क बनाया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से ये कांटेक्ट करता है, मतलब ये UN से भी कांटेक्ट करता है, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग एजेंसीज है उनके भी टच में रहता है, सब लोगों के ये टच में रहता है। और साथ साथ में इसका मेन काम क्या है कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं उनको मोबिलाइज करें, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले और उससे क्लाइमेट चेंज को रोकने मत। इसका कोई पैसे वैसे नहीं देता है ये किसी विकासशील देश को कि भाई तुम्हें हम इतने $, की $1 मिलियन की मदद कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करता है। इस टाइप का इसका कोई भी काम जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करता है। 17 हमारे पास गोल है SDG और 169 जो हमारे पास जो है वो टारगेट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक करेक्ट हुए, नॉट करेक्ट हुए, कितने आपने छोड़े, कितने आपके 50-50 हुए, आपने कितने सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर दिए, या कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं था। और आज क्योंकि 17 फरवरी है, आज जो है हम हमारी जो इकोनॉमी की जो रिवीजन सीरीज़ है उसमें MCQs के थ्रू हम जो है इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे। लेक्चर 2 होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब भारत की जो
आर्थिक स्थिति आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद क्या थी। आप इसके लिए उड़ान की जो इकोनॉमी की जो उड़ान बुकलेट है, सॉरी ओनली आइज की जो उड़ान बुकलेट है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2021 के लिए स्पेशल है, ठीक है। ओनली आइज